नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। एबीपी रिपोर्टर आप देख रहे हैं। विस्तार से आगे खबरों का रुख करेंगे। और आइए अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। एबीपी रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश 9 विधानसभा सीटें जहां उपचुनाव हुआ, कल मतदान हुआ। सीटों की संख्या भले ही उत्तर प्रदेश में 9 है, लेकिन आप यकीन मानिए देश भर की निगाहें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की ये जो 9 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हुआ, इनके नतीजों पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि इसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की अहमियत जो है वो हम में से किसी से छिपी हुई नहीं है। देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है, जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। समाजवादी पार्टी ने अगर उपचुनाव के बीच अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश घोषित कर दिया था, तो बीजेपी ने सत्ताधीश को समाजवादी पार्टी का सपना कहकर नकारा भी था। कल मतदान के बीच जिस तरीके से उपचुनाव में कई जगह झड़प हुई है, हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं, बताने के लिए काफी थी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों, बीजेपी और सपा के लिए ये उपचुनाव नाक का साख का सवाल बन गया है। मतदान के बाद अब नतीजे किसका साथ देंगे, इसकी एक तस्वीर एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव और उसके एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, 2 एजेंसीज के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, दोनों आपको दिखाऊंगी। पहला जो है वो एग्जिट पोल जेवीसी टाइम्स का है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। 6-3, ठीक है। और दूसरा ये देख रहे हैं आप, मैट्राइज का एग्जिट पोल है, इसमें बीजेपी गठबंधन को 7 सीटें और समाजवादी पार्टी 9 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट जाएगी, ये अनुमान जताया गया है। तो 9 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जहां पर उपचुनाव हुआ है। और अगर 2022 की बात की जाए तो इन 9 में से 4 समाजवादी पार्टी के खाते में थी, 3 बीजेपी के खाते में थी, 1 निषाद पार्टी, 1 आरएलडी के खाते में थी। तो कहां तो अभी 2022 के नतीजे के हिसाब से कम 4 सीटें जो समाजवादी पार्टी के खाते में जाने चाहिए थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए ये जो एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, इसके मुताबिक समाजवादी पार्टी 3 या फिर 1, एग्जिट पोल का आंकड़ा तो ये कह रहा है कि 2 ही सीटों पर सिमट जाएगी। ये जेवीसी टाइम्स का एग्जिट पोल का आंकड़ा है जो ये कह रहा है कि 9 में से समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 3 ही सीटों पे जीत मिलेगी और बाकी 6 की 6 सीटों पर जो बीजेपी एनडीए है उसको जीत मिलने वाली है। और इसी तरीके से जो मैट्राइज का एग्जिट पोल है वो तो ये कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन को 7 सीट पर जीत मिलेगी और समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ 2 सीट पर सिमट जाएगी। दरअसल बीजेपी ने 9 में से 8 सीटों पर अपनी उम्मीदवार और एक वो जो मीरापुर वाली सीट थी वो आरएलडी को दी, उम्मीदवार वहां पर आरएलडी की तरफ से आया, इसी वजह से बीजेपी प्लस। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी, सभी 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार उतारे। तो नतीजों से पहले उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बड़ा दावा कर रहे हैं, यूपी उपचुनाव में बीजेपी 9 की 9 सीटें जीतेगी। ये उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। हार के डर से झूठ फैलाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, सुनिए। भाजपा ने शासन और प्रशासन को लगाकर बेईमानी की है, ये आरोप है समाजवादी पार्टी का। ब्रजेश पाठक जी, इस आरोप पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता के साथ चुनाव हमेशा लड़ने की पक्षधर रही है और हमारा जो पिछला इतिहास है वो आम जनता अच्छी तरह समझती है। हम आम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए घर घर जाते हैं पूरे 5 वर्ष और जनता के आशीर्वाद को लेकर के हम चुनाव में जाते हैं। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जनता का दिल जीता है और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। इतनी शुचिता और पारदर्शिता थी तो इतनी लाठी क्यों भाजनी पड़ी? आप जानते हैं हम हमेशा शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्ष चुनाव के समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम कोर्ट कचहरी भी जाएंगे। देखिए, आप भी जानते हैं समाजवादी पार्टी के पास और कोई काम नहीं, केवल फेस सेविंग कर रहे हैं। संभावित हार को देख करके अपने चेहरे को जनता की नजरों से छुपाने के लिए गलत नैरेटिव प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शुचिता की आप कह रहे हैं कि फेस सेविंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चाहे जितना जोर लगा लो 5-6 सीटें हम तो जीत ही रहे हैं। भाई आप इंतजार करो ना, 23 तारीख बहुत लंबी दूर नहीं है। 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है इन 9 की 9 सीटों पर, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा,
तो 9 के 9 उपचुनाव जहां हुए उन सीटों पर एनडीए गठबंधन को ही जीत मिलेगी, ये बड़ा दावा ब्रजेश पाठक करते हुए आपने सुन लिया। वहीं उपचुनाव के नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल यादव, उनका बयान सामने आया है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 5 से 6 सीटें कम से कम जीतने जा रही है। पुलिस प्रशासन ने वोट की लूट की, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी 5 से 6 सीटें जीतेगी। सुनिए। मैंने कहा है समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है। कुछ सीटों पर हार बच सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर इसके बावजूद भी जब लूट हुई है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। मनोज जी, आपसे शुरुआत करती हूं। जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो बता रहा है किस तरीके से एक एग्जिट पोल तो 9 में से 3 सीटों पर आपको समेट रहा है, दूसरा एग्जिट पोल 9 में से 2 सीटों पर आपको समेट रहा है। क्या यही वजह है जो बीजेपी कह रही है कि साहब ये कहीं ना कहीं फेस सेविंग के लिए झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं? खिसक रही है सत्ता उत्तर प्रदेश की ओर दूर होती हुई नजर आ रही है, इसीलिए सारे झूठ और आरोप बीजेपी पर। रोमाना, प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और आप तो मैं समझता हूं कि आपकी दृष्टि ठीक रहती होगी सभी के प्रति। कल जो तस्वीरें आई हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का लोकतंत्र केवल आरएसएस द्वारा माफीनामा की चिट्ठियां लिखने से नहीं मिला। इस देश को लोकतंत्र तो हमारे हजारों बलिदानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, अशफाक साहब के साथ भगत सिंह जैसे बलिदानियों ने बलिदान दिया तब मिला, जब उस समय भी आरएसएस की जो वैचारिकी थी वो अंग्रेजों से भीख मांग रही थी माफीनामा की, जेल से छूट जाने की। कल तस्वीरें आई जब ये हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि एक मंदिर का साधु जो अपने आप को साधु बताते हैं, लेकिन उनके हृदय में हमेशा बर्बरता और तानाशाही पलती है। वो साधु भी इस मुल्क का मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन उसी साधु ने कल इस उत्तर प्रदेश में, आपने तस्वीरें तो देखी होगी, एक संस्थान ने दिखाया, पवन नाम के पत्रकार ने दिखाया कि कैसे एक दरोगा कैसे लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी सर्वोपरिता क्या है, उसका महत्व क्या है कि उसमें लोग स्वेच्छा से निष्पक्ष भाव से मतदान कर सके। उन पर गोलियां तानी गई, उन पर पिस्टल चलाए गए। जो तस्वीरें आई जब देश के निर्वाचन आयोग ने साबित किया, और ये 3 दिन पहले ही ये कहा समाजवादी पार्टी के आरोप पर कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी की भी आईडी चेक नहीं कर सकता। मतदाता की आईडी चेक केवल और केवल वहां का पीठासीन अधिकारी कर सकता है या राजनीतिक जो एजेंट होगा वो कर सकता है। तो जो सरकार, चूंकि योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चला रहे, योगी आदित्यनाथ अपने सत्ता के संरक्षण में स्वजाति गुंडों का एक बड़ा गिरोह चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और उस स्वजाति गुंडों से, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो अपराधी हो, सबको संरक्षण दे करके फिर भी समाजवादी पार्टी एक आप लोगों का एग्जिट पोल 2024 के चुनाव में भी आया था। तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति, और देखिए उप मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था मैं कर दिया कि हमने तो एग्जिट पोल दिखाया ही नहीं, हमने तो जो अलग अलग एजेंसीज ने एग्जिट पोल किया ना, नहीं रोमाना, उसके आंकड़े दिखाए। एक सेकंड रुकिए तो इतना भाषण दे दिया, आप ही 2 लोग हैं हमारे साथ। नहीं, शलभ मणि जी का मैं रुक करूं। शलभ मणि जी, ये जो मनोज काका कह रहे हैं कि साहब पुलिस की लाठी के जोर पर, प्रशासन के बल पर ऐसे 9 की 9 सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। देखिए, हताशा तो कल सुबह से नजर आने लगी थी रोमाना जी, हताशा तो कल सुबह से नजर आने लगी थी। और उस हताशा का कारण ये था कि जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आप जो जिस प्रकार के लोगों के रुझान दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, उत्तर प्रदेश और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का विश्वास लोगों के भीतर है और जिस प्रकार से उपचुनाव में लोग निकलकर वोट कर रहे थे, समाजवादी पार्टी को पहले ही समझ में आ गया कि चुनाव से बाहर हो चुका है। 9 की 9 सीटों पर ये बाहर हो चुके हैं। अब जरा देखिए किस प्रकार की तस्वीरें, एडिटेड वीडियो डाले गए, एडिटेड फोटोज डाली गई, पुलिस पर पथराव हो रहा है, प्रशासन पर पथराव हो रहा है खास इलाकों में। और ये कहां पे हुआ, पथराव भी कहां पर हुआ, उपद्रव भी कहां पर हुआ, पूरे जिन सीटों पर चुनाव हो रहे थे वहां नहीं हुआ, उनके कुछ खास इलाकों में जहां पर कुछ लोग बहुतायत में रहते हैं वहीं पर बवाल हुआ, जहां पर वो ताकत में है वहीं पर बवाल हुआ, जहां संख्या उनकी ज्यादा है वहीं पर बवाल हुआ।
अब आप पुलिस वाले पर पत्थर मारेंगे, पुलिस वाले पर लाठी तानेंगे, तो पुलिस को भी लाठी दी गई है, पुलिस को भी पिस्तौल इसीलिए दी गई है, वह भी किसी का बेटा है, वह भी किसी परिवार का हिस्सा है। उसके ऊपर अगर लाठी चलेगी, पुलिस वाले पे अगर पत्थर चलेगा, तो उसको भी अधिकार है लाठी उठाने का, उसको भी अधिकार है पिस्तौल उठाने का। और जिस प्रकार से पूरा झूठ फैलाने का प्रयास हुआ, पूरी अफवाह फैलाने का प्रयास हुआ, उसके पीछे कारण यह है कि ये समझ में आ गया था कि सारी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। जरा इनसे पूछिए कि 2012 का लोकसभा का उपचुनाव आदरणीय डिंपल जी कैसे जीत गई थी? निर्विरोध जीती थी। आपने कभी सुना? रोमाना जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोई लोकसभा का चुनाव निर्विरोध जीतता है? यानी कोई नॉमिनेशन तक नहीं कर पाया, किसी को नामांकन तक नहीं करने दिया, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को पीट पाट के भगा दिया, बीजेपी के लोगों को बंधक बना लिया। और डिंपल जी, जो सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और डिंपल जी निर्विरोध लोकसभा, यहाँ लोग ग्राम प्रधान निर्विरोध नहीं हो पाते, और डिंपल जी निर्विरोध लोकसभा में चुनकर एमपी हो गई। ये लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयास किया, और खास इलाकों में जहां पर कुछ चरमपंथी हैं, कुछ कट्टरपंथी हैं, उन्होंने पत्थर जमा कर रखे थे, उन्होंने लाठी डंडे जमा कर रखे थे। तो पुलिस को भी अधिकार है कि जो पत्थर चलाएगा, जो लाठी चलाएगा, जो हथियार निकालने का प्रयास करेगा, उस पर हथियार तनेगा। जवाब लेती हूँ। मनोज काका जी, आपने सुन लिया ना, जवाब दीजिएगा। एडिटेड वीडियोस, एडिटेड फोटोज जिसका जिक्र शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि साहब ये अराजकता फैलाने का काम झूठ और अफवाह के जोर पर समाजवादी पार्टी ने किया, पुलिस पर पथराव होगा। सर, तो सही बात है ना, हाकी वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनी लगाने के लिए थोड़ी खड़ी हुई है। सर, जवाब तो देगी ना? नहीं रोमाना, बिल्कुल खाकी प्रदर्शनी लगाने के लिए बिल्कुल नहीं खड़ी होनी चाहिए। जवाब क्या देगी? पुलिस क्या करेगी? लोगों पर गोली चलाएगी? इन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया, आपने जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि चरमपंथी। मैं देश से ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इस देश के गृह मंत्री फेल है? क्या इस देश की सुरक्षा व्यवस्थाएं फेल है कि इस देश में चरमपंथी और आतंकवादी रह रहे हैं? अपने ही नागरिकों को चरमपंथी और आतंकवादी कहते हैं। ये माफीनामा वाले वीर हैं, ये कायर लोग हैं। और मैं पूछना चाह रहा हूं, मझवा में किस जाति विशेष के लोग थे? कटहरी में किस थे? जो चुने हुए एक सांसद हैं, उन्होंने अपना गनर तक लौटा दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी और जो उप मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे, कितना बेहयाई से बयान दे रहे थे, जिनके मंत्रित्व काल में और जिनके अपने विभाग में 15 के 15 बच्चे इसी उत्तर प्रदेश में नौनिहाल झुलस करके और जिंदगी जिनकी खत्म हो जाती है, उन नौनिहालों पर संवेदनशीलता जताने के बजाय अपना चूड़ा छिड़कवा रहे थे, अपने जाने का वैभव दिखा रहे थे। ऐसे निर्दयी और ऐसे गैर जिम्मेदार लोग बयान देंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। जिस उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि योगी और मोदी के नेतृत्व में, योगी और मोदी का क्या नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में? यही है कि झांसी जैसे अस्पताल में नौनिहाल जलकर खाक हो जा रहे हैं, 70 के 70 पेपर लीक हो जा रहे हैं। जाति मुख्यमंत्री अपने स्वजाति लोगों को संरक्षण देके गुंडागर्दी करा रहे हैं। सारे जाति विशेष के लोग, कुलपति से लेकर थानेदार से लेकर के मुख्यमंत्री के जाति के लोग उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए जा रहे हैं। यही इनका विकास है इसी उत्तर प्रदेश में। आप ये इतिहास है उत्तर प्रदेश का कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने उत्तर प्रदेश के लाखों युवा 4 दिन तक धरना देते रहे। यही विकास है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार, उसकी खामियां तो आप सब गिना रहे हैं सर, लेकिन मुझे बताइए, ये उपचुनाव को लेकर जिस तरीके का प्रश्न चिन्ह आपने लगा दिया है वोटिंग वाले दिन के लिए, है ना, मतदान जो हुआ उसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, संज्ञान में ला रहे हैं आप। ठीक है, आप मुझे नहीं, बिल्कुल सही सर। मैं इस पर शलभ मणि जी से जवाब लूंगी कि आखिरकार पुलिसकर्मी भी तो सस्पेंड हुए हैं, है ना, इस पर मैं जवाब लूंगी। लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए, अरे भाई साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए, चिल्लाइए तो मत, मुझे इतना बता दीजिए, फिर इस उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे, उन उपचुनाव के नतीजों का कोई मायने है या नहीं है? उपचुनाव के नतीजों का कोई मायना बचेगा या नहीं बचेगा? इस पर तो जवाब दीजिए। बिल्कुल मायना बचेगा और वो निर्णय आएगा और देखिएगा समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। शलभ मणि की हाल और अगर एग्जिट पोल वाले आंकड़े एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो गए तो फिर तो आप लोग मानेंगे नहीं, फिर तो आप कहेंगे देखो जी हमने तो पहले ही कह दिया था, किया था ना चुनाव आयोग ने सस्पेंड पुलिसकर्मियों को भी। आइए शलभ मणि त्रिपाठी, ठीक है मनोज काका जी, ठीक है, शलभ मणि त्रिपाठी को लेकर आइए मेरे साथ। शलभ मणि त्रिपाठी जी, ऐसे तो उपचुनाव के नतीजे और जिस तरीके से अभी मतदान वाले दिन जो कुछ हुआ उसको लेकर इतने सवाल उठा दिए गए, फिर तो जब नतीजे आएंगे सर, और अगर नतीजे अपने मन मुताबिक नहीं होंगे तो उसके कोई मायने, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा।
रोमाना जी, मैं अपने साथी मनोज सिंह जी को सुन रहा था, बहुत ही क्रांतिकारी साथी है, लेकिन मुझे लगता है कि सनातन में इनका भी विश्वास होगा एक सन्यासी के प्रति, एक मुख्यमंत्री के प्रति, एक योगी के प्रति, जिन्होंने अपना घर बार त्याग दिया हो, जिन्होंने अपना परिवार त्याग दिया हो, और जिन्होंने कोरोना काल में, कोविड काल में अपने पिताजी के देहांत होने पर भी उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करने का को तय किया हो कि उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे, उन पर इस प्रकार का आरोप लगाना कि वो जाति की बात करना, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। मनोज जी, आप सारे आरोप लगा सकते हैं, पर उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जानती है कि जिन्होंने घर बार छोड़ा है, जिन्होंने संन्यास का मार्ग चुना है, उनकी कोई जाति नहीं है, वो सनातनी है, वो हिंदुत्व के उपासक है, हिंदुत्व को लेकर चलने वाले हैं। और आपकी जो बौखलाहट है वो नजर आ रही है, उसका कारण है क्योंकि आपको पता है कि आप चुनाव हार रहे हैं। आप जरा मुझे बताइए, करहल क्या हुआ? करहल में रोमाना जी, करहल में दलित समाज की बेटी की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई, और मुझे तो कहते हुए बहुत अंदर से कष्ट होता है कि गैंगरेप करके हत्या कर दी गई, क्योंकि उस बेटी ने कहा कि मैं अपने परिवार और अपने इलाके का वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलाऊंगी क्योंकि मैं मोदी जी और योगी जी से प्रभावित हूं। उस दलित परिवार की बेटी का क्या दोष था? सिर्फ ये दोष था कि वो लोकतंत्र में विश्वास करती थी? क्या सिर्फ ये दोष था कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहती थी? वो अपने टोले का, अपने मोहल्ले का, अपने परिवार का वोट भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी और योगी जी के नाम पर देना चाहती थी? यही दोष था। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। इस घटना पर कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। दलित परिवार की बेटी है, उसके साथ कितना बड़ा गुनाह हुआ, गैंगरेप किया गया, बेरहमी से गला उसका दबाया गया, और आप कहते हैं लोकतंत्र है, क्योंकि आपको पता है चुनाव हार रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता जानती है। ये अराजकता करके ही आप चुनाव जीतना चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, चरमपंथियों के इलाकों में ही उपद्रव क्यों हुआ? कट्टरपंथियों के इलाकों में ही उपद्रव क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी के और भी समर्थक हैं, वहां पर उपद्रव क्यों नहीं हुआ? ठीक है सर, सवाल दोनों तरफ से कई हैं और जवाब क्या होगा इसका फिलहाल नतीजों के तौर पर इंतजार करना होगा 23 तारीख का, जब नतीजे सामने आएंगे और बहुत से सवालों के जवाब साफ करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया शलभ मणि जी आपका, मनोज काका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूँ बाबा बागेश्वर। और बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पर निकलने वाले हैं। हिंदुओं को एकजुट करना इसका मकसद बताया जा रहा है। आज से सनातन हिंदू एकता, ये वो पद यात्रा है जिस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 21 से लेकर 29 नवंबर तक चलेगी ये यात्रा। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक ये पद यात्रा करेंगे। बाबा बागेश्वर 160 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। वो सभी हिंदुओं को एकजुट करना इसका मकसद वो बता रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता की मांग के लिए भिक्षा मांगने की तैयारी में हैं। हिंदू एकता यात्रा, सभी हिंदुओं को एकजुट करना इसका मकसद। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक की पैदल यात्रा करेंगे। आज 21 नवंबर, आज से ये यात्रा शुरू होगी। 160 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और 29 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। ओरछा धाम में इस यात्रा का समापन होगा। 22 नवंबर को कादरी फार्मेसी कॉलेज से गुजरेगी, पेप्टिक टाउन से नौगांव शांति कॉलेज तक 23 नवंबर ये सफर तय करेगी यात्रा। बाबा बागेश्वर की ये यात्रा है और इसका पूरा शेड्यूल जो सामने आया है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। 160 किलोमीटर लंबा ये सफर। 24 नवंबर को शांति कॉलेज से नौगांव से देवरी रेस्ट हाउस तक बाबा बागेश्वर जो हैं वो यात्रा पर रहेंगे और फिर 25 नवंबर को देवरी रेस्ट हाउस से शुरू करेंगे यात्रा। ग्रामोदय मऊरानीपुर पहुंच जाएंगे। 26 नवंबर ग्रामोदय मऊरानीपुर से शारदा महाविद्यालय घुघसी जाएंगे। इसके बाद फिर 27 नवंबर घुघसी से निवाड़ी तक का सफर तय करेंगे बाबा बागेश्वर। 28 नवंबर को फिर निवाड़ी से यात्रा शुरू करेंगे, ओरछा तिराहा पर पहुंच जाएंगे और 29 नवंबर ओरछा तिराहा से ओरछा धाम, जहां पर इस यात्रा का समापन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। भारत के बड़े उद्योगपति हैं गौतम अदानी। गौतम अदानी को लेकर देश में सियासत गरमाई रहती है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार को गौतम अदानी के नाम पर कटघरे में खड़ा करता है और अब गौतम अदानी पर अमेरिकी कोर्ट की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट पाने के लिए रिश्वतखोरी के आरोप जो अदानी ग्रुप पर लगे हैं। अदानी ग्रुप ने 2029 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की। अमेरिकी निवेशकों से झूठ बोलने का आरोप भी लगा है। गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर यह आरोप है। आरोपों के बाद अदानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनकी कीमतें गिर गई हैं। उद्योगपति गौतम अदानी और उनके अदानी ग्रुप पर अमेरिका की फेडरल कोर्ट में ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदानी पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पाने के लिए रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। आरोप है कि अदानी ने भारत सरकार के अधिकारियों को 2029 करोड़ रुपए रिश्वत दी। अदानी पर अमेरिकी निवेशकों से
झूठे दावों और स्कीम के आधार पर पैसा जुटाने का आरोप है। न सिर्फ गौतम अदानी बल्कि गौतम अदानी के ग्रुप के 8 लोग और हैं जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसी वजह से गौतम अदानी और उनका ग्रुप इस वक्त कटघरे में खड़ा हुआ है। इसका असर आज गौतम अदानी के कंपनीज की शेयर की कीमतों पे भी देखने के लिए मिला। भारतीय शेयर बाजार में गौतम अदानी ग्रुप के शेयर्स आज धड़ाम हो गए। बड़ा सवाल यह कि क्या यहां से गौतम अदानी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि गौतम अदानी के नाम को लेकर सियासी घेराबंदी एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। इस क्रम में कांग्रेस पार्टी सामने आई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर गौतम अदानी मामले में जांच के लिए जेपीसी की मांग की गई है। देखिए अभी तक क्या हुआ ये समझिए आप। अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में ये आरोप गौतम अदानी और उनके ग्रुप पर लगे। गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर ये आरोप लगे हैं। धोखाधड़ी के ये आरोप लगे हैं गौतम अदानी और 8 अन्य लोगों पर। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पाने के लिए रिश्वत दी गौतम अदानी ग्रुप की तरफ से 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत का ये पैसा पहुंचाया गया, ये आरोप लगा है न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में। और साथ ही जो अमेरिकी निवेशक हैं उनसे झूठ बोला गया। देखिए अदानी पर 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा है। भारत सरकार के अधिकारियों को अमेरिकी निवेशकों से सच छिपाया गया, झूठ बोला गया, ये आरोप लगे न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में। ये गंभीर आरोप लगे हैं गौतम अदानी पर। झूठे दावों और स्कीम के आधार पर पैसा जुटाने का काम गौतम अदानी ने किया है। ये तमाम आरोप हैं जो अमेरिका न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में गौतम अदानी पर आरोप लगे हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के एमडी विनीत जैन पर भी आरोप लगे हैं। अदानी पर अमेरिकी कानून तोड़ने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी निवेशकों से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। तो अमेरिका में गौतम अदानी और उनके समूह पर ये जो गंभीर आरोप लगे हैं, इसके खिलाफ अब कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, कह रहे हैं हम तो लगातार अदानी के घोटाले को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अब एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने जेपीसी जांच की मांग की है। गौतम अदानी अमेरिका की कोर्ट में आरोपों के बूते कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर देश की सियासत में गौतम अदानी की एक बार फिर घेराबंदी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम लगातार अदानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका में आरोप जिस तरीके से लगे हैं अदानी पर, उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर गौतम अदानी आ गए। अदानी घोटाले की जेपीसी जांच करवाई जाए, ये मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो ये जो गौतम अदानी वाला मुद्दा है, ये एक बार फिर से सियासी तौर पर अब गरमा रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस है जो जेपीसी जांच की मांग कर रही है और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही नहीं बल्कि अन्य दलों की तरफ से भी, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट शामिल है, वो भी गौतम अदानी पर हमलावर हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, गौतम अदानी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। अडानी पर जो मामला हुआ है अमेरिका में और ट्रंप प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। आपको बताना चाहता हूं, हिंडनबर्ग वगैरह लोगों का जो चल रहा था ना, उनको क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई चुनाव की कि हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, सब कुछ खरीद लेंगे, सब कुछ बेच देंगे। महाराष्ट्र में धारावी से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ अडानी को बेच दिया। कैसे बेच दिया? क्योंकि चुनाव में 2000 करोड़ से ज़्यादा पैसा अडानी का यहाँ आया है। इस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है। काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते हैं। एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई इन द सेंस कि उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें, पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी।
सेबी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। ये अगर अदानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडस्ट्रियलिस्ट विकास करें, इंडिया की प्रगति में उनका योगदान रहे, पर इस तरीके से जो इंडिया में ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, आज विदेशों में डंका बज रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है, दुखद है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सांसद संजय सिंह कह रहे हैं अदानी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही खास मेहमान अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत जरा जैनेंद्र से कर लेती हूँ, क्योंकि जैनेंद्र, लग रहा है कि कांग्रेस को एक बार फिर से वही अदानी वाला धारदार हथियार मिल गया है मोदी सरकार की घेराबंदी करने का। जैनेंद्र, बिल्कुल रमाना, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी अदानी का समूह जो है और जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में, अहम क्षेत्रों में एकाधिकार बढ़ रहा है, उस पर सवाल उठाते रहे हैं और अदानी समूह के वित्तीय मामलों की जांच करने की मांग करते रहे हैं जेपीसी से। और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस जो है वो घेरेबंदी करती रही है प्रधानमंत्री मोदी की और केंद्र सरकार की। और इन सबके बीच पिछले दिनों में हमने देखा कि सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर के भी घेरेबंदी की गई। तो अब जबकि अमेरिकी कोर्ट में ये आरोप लगे हैं अदानी समूह पर, खुद गौतम अदानी पर जो समूह के प्रमुख हैं, कांग्रेस नए सिरे से इस मुद्दे पर सवाल उठाने की तैयारी कर रही है। अब से कुछ ही देर में 12 बजे राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जाहिर सी बात है ताजा खुलासे पर सवाल पूछेंगे सरकार से। और जेपीसी की मांग एक बार फिर से कांग्रेस दोहरा रही है और साथ ही साथ नए सेबी प्रमुख की मांग भी कर रही है। और ये जो मांग है उसमें केंद्रीय निशाने पर जाहिर है गौतम अदानी, और चूंकि उनकी नजदीकियां प्रधानमंत्री से हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो यहीं जहां जैनेंद्र मौजूद हैं, कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुंचेंगे, दोपहर 12 बजे का समय, और यहीं पर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, जिसमें अदानी के जरिए सीधे घेराबंदी मोदी सरकार की और निशाना मोदी सरकार पर कांग्रेस की तरफ से साधा जाएगा। आशीष का मैं रुख कर रही हूं, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये जो खुलासा हुआ है अदानी को लेकर और जिस तरीके से शिकंजा अमेरिकी कोर्ट में अदानी पर कसा है, असर शेयर बाजार पर, अदानी के शेयर्स पर क्या हो रहा है? ज़ाहिर तौर पे इस पूरे खुलासे के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स पर असर पड़ा है। उसके अलावा अडानी ग्रुप ने जो यूएस मार्केट में वो बॉन्ड इशू करना चाहते थे, यूएस डॉलर्स में बॉन्ड इशू करना चाहते थे, उस पर अभी उन्होंने ये कहा है, कंपनी ने यह फैसला लिया है कि वो बॉन्ड इशू को अभी वो यूएस मार्केट में नहीं करेंगे। शेयर मार्केट में इस पूरे खुलासे के बाद असर पड़ा है और शेयर लगातार अडानी के प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम इस पूरे मुद्दे की बात करें तो मुद्दा आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पुरानी वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान एक करीब 5 गीगावाट के पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता MOU साइन किया था। उसके बाद कर्नूल ज़िले में एक और भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी के साथ अडानी ग्रुप ने इस पूरे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया था। करीब 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रिश्वत का आरोप लग रहा है। 265
मिलियन डॉलर यूएस डॉलर्स की अगर बात करें तो उसके रिश्वत का आरोप लग रहा है। आरोप पिछली सरकार में, पिछली वाई एस जगनमोहन रेड्डी सरकार के अधिकारियों पर लग रहा है। तो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले पर, मुद्दे पर अब अभी की जो सरकार है टीडीपी की, चंद्रबाबू नायडू की सरकार जो एनडीए की पार्टनर है केंद्र सरकार में, वो कैसे इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, हम लगातार उनसे संपर्क में हैं। चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, हमें उम्मीद है कि सत्र के दौरान या तो विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे पर बयान दे सकते हैं। ठीक है, नजर बनाकर रखिए, वहां से कोई बयान आएगा तो फौरन हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी का रुख कर रही हूँ। सर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शक को बिल्कुल आसान अंदाज में समझाएं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला कितना गंभीर है और इसका असर क्या हो सकता है, राजनीतिक तौर पर नहीं, ये जो पूरा मामला जिस तरीके से रिश्वत के आरोप और फेडरल कोर्ट में वहां पर शिकंजा अडानी पर कस रहा है, उस संदर्भ में। देखिए रोमाना जी, आप प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत, राहुल गांधी जो इसको जिस तरह से मामले को पेश कर रहे हैं वो बहुत छोटी तरह से पेश कर रहे हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा आघात है और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की बात है। देखिए, हम लोग पिछले 2-3 साल से लगातार ये कह रहे थे कि अडानी जी जो है वो हिंदुस्तान के बैंक से लाखों करोड़ों का लोन ले चुके हैं, इक्विटी मार्केट से लाखों करोड़ों का इन्होंने पैसा उठाया है, ये पैसा हम जैसे इन्वेस्टर्स का है। एलआईसी जैसी और म्यूचुअल फंड पे दबाव डाल के अडानी के शेयर्स को बढ़ाया जा रहा है, ये हम लोग आरोप लगा रहे थे। अडानी का बर्बाद होने का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाना और शेयर मार्केट का टूटना। अगर 15% एवरेज आज शेयर प्राइसेस टूटे हैं, आज हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। केवल यह मामला अडानी जी का नहीं है और अमेरिका के अंदर घूस देना अक्षम्य अपराध है, बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस। और इस क्रिमिनल ऑफेंस के बाद अगर देश का वो पूंजीपति जिसके ऊपर 2.5-3 लाख करोड़ों का बैंक का ऋण हो, इंटरनेशनल लोन्स हो और इक्विटी मार्केट से जिसने मैनिपुलेट करके, और ये सेबी चेयरपर्सन को भी आज जवाब देना पड़ेगा, केवल रिप्लेस करने की बात नहीं है। ये जो सेबी की चेयरपर्सन है वो बिल्कुल आज से अपोजिशन वाले हम लोग हमेशा हर डिबेट में ये कह रहे थे कि इसमें जेपीसी जांच क्यों नहीं हो रही है, जब ये बात पता चल रही है कि इसमें पूरी तरह से विश्व के आर्थिक जगत में हेरफेर हुआ है जी। इसको दबाया गया, सत्ता पक्ष द्वारा दबाया गया, सेबी द्वारा बताया गया। देखिए, ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का कदम है और ये बिल्कुल जिस प्रकार के सम्मान इश्यू हुए हैं। और ये एक और चीज क्लियर हो गई कि अडानी, जितना डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पहले था ना कि बड़े कन्विंसिंग किए और उनके दोस्त हैं, देखिए अमेरिका के अंदर जिस प्रकार की धोखाधड़ी गौतम अडानी जी के ऊपर आरोप लगे हैं, ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी की शुरुआत है। मैं देश से और हमारे देश के निवेशकों की लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। 15% गिरना उस कंपनी का जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ हो। ठीक है प्रोफेसर साहब, लेकिन प्लीज 25-30 हजार करोड़ का प्लीज इतना और समझा दीजिए सर, मुझे इतना और समझा दीजिए। मैं समझने के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि अभी तो ये आरोप ही है ना, और जो अभी आशीष हमारे सहयोगी कह रहे थे कि पिछली आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी उसके समय का ये मामला है, अभी इंतजार है रुख का, जो नई टीडीपी की सरकार आंध्र प्रदेश में है उससे कुछ असर पड़ेगा सर? क्योंकि अभी ये आरोप ही है, साबित तो नहीं हुए हैं अमेरिका की कोर्ट में भी। देखिए रोमाना जी, आपने मुझसे कहा था कि राजनीतिक मुद्दे पे बात मत करिए, आर्थिक मुद्दे पे बात कीजिए। अब ये चंद्रशेखर राव के जमाने का हो या वाईएसआर के बेटे के जमाने का मामला हो, मैं उससे संबंधित नहीं। मैं केवल ये कह रहा हूँ, अमेरिका की कोर्ट में कह रही हूँ क्योंकि अभी वहां आरोप लगे। देखिए, अमेरिका की कोर्ट में अगर देश के पूंजीपति के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा है और आज देश का 30-40 हजार करोड़ रुपए देश के निवेशकों का अडानी की कंपनी में डूबा है, तो इसका मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था, और जिस दिन अडानी की कंपनी, रमाना जी, बिल्कुल रोमाना जी नोट कर लीजिए, अडानी की कंपनी जिस दिन डूबी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर सारे बैंक्स के लोन और सारी इक्विटी मार्केट का कब्जा अडानी जी को दे दिया गया है। अगर अमेरिका, यही हम लोग कह रहे थे कि अगर भारत में सेबी अगर हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकता, ये 1.5 साल पहले की मेरी डिबेट देख लीजिए, मैंने कहा था कि विदेशी, क्योंकि उनके भी पैसे डूबने की संभावना है, ये सत्यम से नहीं, ये देश की अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल आखिरी कील है। और अगर आज की तारीख में यहाँ देश के अंदर सेबी तुरंत इस पे इंक्वायरी अनाउंस नहीं कर देती है, अडानी जी पे विदेशी जैसे पैसे लगे हैं,
और अडानी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है। बहुत धन्यवाद खुलेआम प्रोफेसर आरोप अखिल लगा। स्वामी, अपना नजरिया रखने के लिए एबीपी न्यूज पर इस पूरे मामले पर बने हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अदानी मामले में बीजेपी के नेता अमित मालविया, उन्होंने कांग्रेस की घेराबंदी कर दी है। राजनीति जो है वो अब शुरू हो गई है अदानी के मामले पर। अब अमित मालविया कह रहे हैं अदानी की तरफ से विपक्ष की सरकारों को पैसे देने के आरोप हैं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जवाब देना चाहिए, उनकी सरकारों ने घूस क्यों ली, ये सवाल जो है वो अमित मालविया की तरफ से पूछा जा रहा है। अमित मालविया उल्टा कांग्रेस की घेराबंदी करते हुए कि साहब घूस देने का मामला अदानी की तरफ से विपक्ष की सरकारों को पैसा दिया गया, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर सियासत अपनी जगह, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था जो है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव बीजेपी करने की तैयारी में। केजरीवाल के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। केजरीवाल के घर पर ही पीएसी की आज बैठक होनी है, जिसमें माना यह जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर देगी। और उससे पहले बीजेपी की ये तैयारी केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की, जिसके मद्देनजर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर तिवारी की रिपोर्ट। बीजेपी आज सड़कों पर उतरी हुई है। बड़ा प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं अशोका रोड की, जहां पर आपको भारी संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आएंगे और हाथों में जो पोस्टर है उस पर साफ तौर से लिखा हुआ है केजरीवाल जवाब दो, शीश महल का हिसाब दो। और इसके साथ साथ इतना धन कैसे आया, शीश महल को कैसे सजाया, इन सवालों के साथ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह से शीश महल के टॉयलेट चोर और साथ में एक जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई हुई है। और इसी के साथ साथ बड़ा जो प्रदर्शन है वो बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं वो आपको यहाँ पर उमड़े हुए नजर आएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं। बिधूड़ी जी, इतना बड़ा प्रदर्शन, तमाम सारे जवाब जो है वो आप केजरीवाल से सवालों के जरिए पूछ रहे हैं, और क्या कुछ आपकी मांग है? क्या ये विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे नजदीकी बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी का प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सभी कानून कायदे नियम तोड़कर अपने लिए राजमहल बनाया। हम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से आग्रह करने के लिए आए हैं कि इसमें जो बड़ा घोटाला हुआ है उसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए कि अरविंद केजरीवाल, आपने अपना जो पुराना घर तुड़वाया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसकी अनुमति नहीं ली, और जो राजमहल आप अपने लिए बना रहे हैं उसका नक्शा भी पास नहीं करवाया गया है। इसके साथ साथ उनकी कोठी में अंग्रेजों के समय के जो दर्जनों पेड़ थे, बड़े बड़े दरख्त थे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई, उन पेड़ों को हटवा दिया गया, कटवा दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने इस राजमहल के ऊपर लगभग 179 करोड़ रुपया खर्च किया। दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है। अरविंद केजरीवाल ने टैक्स पेयर्स के पैसे को अपने राजमहल बनाने पर उसको लुटाया है। उसकी कड़ी निंदा देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।